हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सभी? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को। आवाज़ आ रही है? हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है सभी को? समीत, सुमित, सुशांत, मोनिका, संदीप, संजय, नितिन, अमित। गुड मॉर्निंग भाई सभी, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे। चलो, लेट्स से हमारे पास में दो वेक्टर है। ए वेक्टर था हमारे पास में A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। और एक बी वेक्टर है B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इनका? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। और हमें पता है भाई आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है हमारे पास में जे। ये सारी चीजें हमें पता है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्लियर? अब देखो, सबसे पहली टर्म A1, इसके साथ में क्रॉस, इसके साथ में क्रॉस, इसके साथ में क्रॉस, तो A1 B1 आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस A1 B2 आई क्रॉस जे प्लस A1 B3 आई क्रॉस के। ऐसे ही सेम हमारे पास में A2 B1 जे क्रॉस आई, A2 B2 जे क्रॉस जे प्लस A2 B3 जे क्रॉस के, है ना। इनर प्रोडक्ट कर देंगे इनका, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। पहले इस टर्म का इन सभी के साथ में, फिर इस टर्म का इन सभी के साथ में, फिर नेक्स्ट टर्म का, प्लस A3 B1 A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे प्लस A3 B3 के क्रॉस के। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी हमारे पास में, आई क्रॉस आई होता है जीरो, तो फर्स्ट टर्म जीरो। सेकंड टर्म देखो A1 B2 आई जे होता है A1 B2 और आई क्रॉस जे होता है के कैप, और प्लस A1 B3 और आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप प्लस A2 B1 आई जे क्रॉस आई होगा हमारे पास में, देखो आई जे के, तो जे क्रॉस आई होगा हमारे पास में, अपोजिट जा रहे हैं माइनस के कैप,
और जे क्रॉस जे हो जाएगा 0 प्लस A2B3 जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप प्लस A3B1 के क्रॉस आई होगा जे कैप A3B2 और के क्रॉस जे होगा हमारे पास में माइनस आई कैप और के क्रॉस के हो जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, समझ में आया ये? सेम वाले 0 हो जाएंगे और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं सभी को पता है। तो आई वाली टर्म अलग कर लो। आई वाली टर्म कितनी, एक तो ये रही आई वाली टर्म और एक ये रही आई वाली टर्म। आई कैप वाली टर्म अलग कर लो, A2B3 माइनस A3B2 आई कैप। जे कैप वाली टर्म अलग कर लो। जे कैप वाली टर्म कौन कौन सी है, A3B1 माइनस A3B1 माइनस A1B3 जे कैप। और के कैप वाली टर्म अलग कर लो। के कैप वाली टर्म कौन कौन सी है भाई, A1B2 माइनस A2B1 A1B2 माइनस A2B1 के कैप। तो ये हमारे पास में होगा। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये ए क्रॉस बी, अपने ये भी लिख सकते हैं इसको I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A2B3 माइनस A3B2 और ये प्लस ये माइनस ये प्लस, माइनस जे कैप करेंगे तो A1B3 माइनस A3B1 और प्लस के कैप करेंगे तो A1B2 माइनस A2B1। ये सेम डेफिनेशन है, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है A2B3 माइनस A3B2। अब यहाँ पे आ रहा है A1B3 पहले आ गया तो माइनस को अंदर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस को बाहर निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अपने दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को अपने ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये यहीं से निकल के आती है डेफिनेशन। जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट है वो तो यही है। ये जो डेफिनेशन निकल के आती है ये मतलब इसी फॉर्म को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, इसी फॉर्म को इस फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो अपने इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर, नोट कर लो इसको। तो मान लो कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। लेट्स से ये वेक्टर गिवन है हमें I प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर हमें गिवन है I प्लस जे। इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, I J K, इसके कंपोनेंट लिख लो 1 1 1, इसके कंपोनेंट है 1 1 0। तो I तो 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस जे 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस के कैप 1 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 0। तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप और प्लस जे कैप प्लस 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब एक तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है तो अपने डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, पर जनरल आता यहीं से है। जनरल डेफिनेशन तो यही है प्रोडक्ट की, ये कोई प्रोडक्ट की डेफिनेशन थोड़ी ना है। ये तो इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जो जनरल डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की वो ये डेफिनेशन है ना। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होगा,
तो ये प्रोडक्ट थोड़ी ना है। हाँ, जो फाइनल रिजल्ट आया प्रोडक्ट करके दो वेक्टर का, उसको अपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो तो नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। नोट करो इसको, क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाना है ना भाई, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, बढ़िया से नोट करना सब चीज़ें। ये नोट्स तुम्हारे आगे काम आने चाहिए ना आगे तक। अब मान लो यदि अभी अभी तो मान लो तुम जैम की तैयारी कर रहे हो या जस्ट की या टिफर की तैयारी कर रहे हो, आगे तुम नेट गेट की तैयारी करोगे यदि, है ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। बस तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और करने पड़ेंगे, है ना। यदि मान लो गेट का एग्जाम प्रॉपरली दोगे, वैसे तो गेट इसमें भी दे सकते हो, मान लो प्रॉपरली तुम यदि नेट का भी एग्जाम दोगे, बार का एग्जाम दोगे, तो तुम्हें मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत बहुत कम टाइम देना पड़ेगा तुम्हें चीज़ों को। यदि आईआईटी जैम तुम बढ़िया तरीके से नोट कर लेते हो, बढ़िया नोट्स बना लेते हो, बढ़िया तैयारी कर लेते हो, तो तुम्हें बिल्कुल उसमें फील नहीं होगा कि उसमें इतना कुछ करना है, क्योंकि एक तो बेसिक तुम्हारा बढ़िया होगा सबसे पहली बात तो, है ना। और मैं सारी चीज़ें पूरी डिटेल में ही करवा रहा हूँ, है ना, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के सॉल्व कर देता। सारी चीज़ें डिटेल में ही हो रही है। और जब आगे तुम नेट गेट की तैयारी करोगे एमएससी में एडमिशन लेने के बाद में, तो तुम खुद भी कर सकते हो, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। ठीक है, बस उसमें ये एडवांस टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, और तुम अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर एमएससी में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, एमएससी में चीज़ें तुम्हें बढ़िया से समझ में आएगी, है ना। क्योंकि एमएससी में वैसे समझ में नहीं आता हमारे बेसिक, एमएससी तो हम कर लेते हैं पर चीज़ें समझ में नहीं आती। चीज़ें समझ में कब आती है, जब हमारे बेसिक अच्छे हों। बेसिक अच्छे हो जाएंगे, एमएससी में एडमिशन लोगे तुम, तो वहाँ पे भी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएगी, और वो चीज़ें यदि तुम्हें बढ़िया समझ में आ गई, फिर नेट में कुछ है ही नहीं। एमएससी तुमने बढ़िया तरीके से यदि कर ली, फिर नेट में कुछ भी नहीं है ना। नेट की तैयारी क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो बेसिक नहीं है बच्चों का, और उसके साथ में फिर उन्होंने एमएससी भी ऐसे ही की है, इस वजह से वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बढ़िया से नोट कर लेना हर चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन देखो भी। क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई मोड का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे मोड का होल स्क्वायर, ए क्रॉस के कैप, ए क्रॉस के कैप मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन है मोड ए का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 मोड ए का होल स्क्वायर, वेक्टर है ए वेक्टर, सी ऑप्शन है ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2 ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये देखो हमारे पास में क्वेश्चन है। हाँ, हो जाएगी भाई, एमएससी के साथ में नेट बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। होती है लोगों की, ऐसे नहीं कि एमएससी के साथ में नेट, एमएससी के साथ में ही होती है नेट, बाद में मुश्किल हो जाता है ना। एमएससी के साथ साथ में कर लो, सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि देखो एमएससी में एडमिशन, जब एमएससी में तुमने एडमिशन ले लिया ना, तुम्हारा एमएससी में एडमिशन हो गया, तो यू आर एलिजिबल फॉर नेट एग्जाम। एमएससी एडमिशन के साथ में ही आप नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसमें ये नहीं कि एमएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो, आप एलिजिबल हो एडमिशन के साथ में। तो एडमिशन के साथ में फोकस रखो, है ना। सब्जेक्ट अलाइन करो अपने, इसके साथ में प्रिपरेशन के साथ में, जो तुम्हारे एमएससी में सब्जेक्ट चल रहे हैं, और वो वही सब्जेक्ट अपने प्रिपरेशन में भी है, वो सब्जेक्ट पहले करो, तो एमएससी भी बढ़िया हो जाएगी, है ना, और नेट की एग्ज़ाम भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, और उनके क्वेश्चन कर लो। मान लो एमएससी फर्स्ट ईयर में हो तुम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो तुम्हारे सब्जेक्ट है क्वांटम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, वही सब्जेक्ट सेम नेट में है।
तो उनको बढ़िया, क्योंकि ये बेसिक तुम्हारे क्लियर होंगे तो वो भी बढ़िया समझ में आएंगे तुम्हें, है ना, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और उनके बढ़िया नोट्स बनाओ। हाँ ठीक है। हाँ ये लेके सॉल्व करना है। हम्म, ठीक है। देखो भाई, ए वेक्टर कुछ भी कंसीडर कर लो, ये कोई नॉर्मल वेक्टर कंसीडर कर लो। ए वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। उसने कुछ बोला नहीं है इस वेक्टर के बारे में कि ये कॉन्स्टेंट वेक्टर है कैसा वेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कोई भी एनी वेक्टर है, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो ए क्रॉस आई कैप क्या होगा भाई, ए क्रॉस आई कैप होगा हमारे पास में A1 आई क्रॉस आई प्लस A2 जे क्रॉस आई प्लस A3 के क्रॉस आई, है ना। आई क्रॉस आई तो जीरो, A2 जे क्रॉस आई माइनस के, और A3 के क्रॉस आई जे। तो इसका मोड, ए क्रॉस आई का मोड, तो मोड क्या होगा भाई, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, ए क्रॉस आई मोड का होल स्क्वायर, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, इसका होल स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये आएगा। ऐसे ही ए क्रॉस जे करेंगे, तो ए क्रॉस जे आएगा हमारे पास में, ए क्रॉस जे में इसको जे के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1 आई क्रॉस जे, सेकेंड टर्म को जीरो ही ले लो डायरेक्ट, या लिख लो A2 जे क्रॉस जे, और थर्ड टर्म A3 के क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा A1 के, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, तो ये आ जाएगा -A3 आई कैप प्लस A1 के कैप, और इसका मोड लेंगे, ए क्रॉस जे का मोड लेंगे, तो मोड आ जाएगा A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे, ए क्रॉस जे मोड का होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर आ जाएगा A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। ऐसे ही ए क्रॉस के कैप, ए क्रॉस के कैप का मोड का होल स्क्वायर आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, निकाल लेना तुम, और तीनों का सम करना है ना, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा A1 स्क्वायर, पहले इसका सम इसका A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ये क्या है, मोड ए का, मोड ए का होल स्क्वायर, तो 2 मोड ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेहतर। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन समझ में आया। बताओ भाई। नोट कर लो।
हाँ भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। ये वैसे डॉट प्रोडक्ट का है, चलो इसको बाद में करेंगे। डॉट प्रोडक्ट चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट प्रोडक्ट का है दी पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशन, मूविंग इन टू डायमेंशन, moving in two dimension as a function of t, as a function of t is given by rt t I cap plus root t j cap e to the power minus t, t greater than equal to, for t greater than equal to 0, starting at t is equal to 0, the distance of the particle, the distance of the particle from the origin, from the origin reaches its maximum value, reaches its maximum value at t is equal to tm, and at this instant, and at this instant the velocity vector v, the velocity vector v makes an angle alpha, makes an angle alpha with r vector, the value of tm and alpha, a ऑप्शन tm है हाफ, अल्फा है पाई बाय 2, बी ऑप्शन 1/√2 एंड पाई, सी ऑप्शन 1/2 एंड 0, डी ऑप्शन 1/√2 एंड पाई बाय 2। ये क्वेश्चन है भाई, देखो ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ भाई। हाँ भाई फॉलो कर सकते हो। देखो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशन एज ए, पोजीशन वेक्टर दे दिया उसने, और कह रहा है फॉर, ये जेएनयू का क्वेश्चन है भैया ना, जेएनयू एमएससी एंट्रेंस, फॉर टी ग्रेटर देन 0, starting at t is equal to 0, the distance of particle from the origin reaches its maximum value। और एक टाइम ऐसा है जहां पे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करता है। एट दिस इंस्टेंस द वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल अल्फा विद r, द वैल्यू ऑफ tm एंड अल्फा। एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाता हूं इसको। क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना।
बताओ भाई। ये आंसर ये होगा। देखते हैं, चलो देखते हैं, देखो क्या आ रहा है। ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें, है ना। हाँ, पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें, टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी, और टी इक्वल टू जीरो द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एक टी इक्वल टू टी एम टाइम पर वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो टी की वैल्यू बतानी है हमें। देखो आर टी हमें गिवन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो अच्छे समझना। देखो पोजीशन वेक्टर गिवन है, थोड़ा मैकेनिक्स भी मिक्स है इसमें। आर टी हमें गिवन है टी आई कैप प्लस रूट टी और जे कैप ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब एक ऐसा टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन जीरो है, यदि इस पोजीशन का अपने मैग्नीट्यूड लें इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा टी स्क्वायर प्लस रूट टी का होल स्क्वायर, और ये टर्म कॉमन है तो ये आ जाएगी ई की पावर माइनस टी, तो बाहर आ जाएगी मैग्नीट्यूड यही होगा। मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ई टू द पावर माइनस टी को इनके साथ में ले लो तो वो बाहर आके ई टू द पावर माइनस टी बनेगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। ये समझ में आ रही है बात। ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर मान लो इसके साथ में, दोनों के साथ में कोई कॉमन टर्म है, वो तो रूट से बाहर ही आ जाएगी ना, तो उसको डायरेक्ट अपने बाहर लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी। ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में। या अपने डायरेक्ट इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि देखो, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट टी इक्वल टू टी एम। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, टी इक्वल टू टी एम पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब ये टाइम के साथ में चेंज हो रही है, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है आर का, जो डिस्टेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की अपने बात करें, उसका मैग्नीट्यूड टी के साथ में चेंज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का मैक्सिमा हमें निकालना है, तो मैक्सिमा कैसे निकलेगा भाई, बताओगे। मैक्सिमा कैसे निकलता है, ये हमारे पास में डिस्टेंस है आर का मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कैलकुलेट, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट में और जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो टी की एक वैल्यू आ जाएगी जहां पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ना, दोनों हो सकते हैं मैक्सिमा या मिनिमा हमारे पास में। पर वो डबल डेरिवेटिव लेके हमें पता लगता है कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वो ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा, तो फिर अपने डबल डेरिवेटिव से चेक करते हैं कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पर इसने बता दिया कि वो मैक्सिमम है, तो हमें डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, तुम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो डी बाई डी टी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट टी स्क्वायर प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो ये टर्म एज इट इज रख ली, रूट टी स्क्वायर प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी का ई टू द पावर माइनस टी और -1 प्लस, और रूट टी स्क्वायर प्लस टी का रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/t स्क्वायर प्लस टी 2 रूट एक्स, और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव करना तो आता ही है सभी को।
है ना, डेरिवेटिव करना तो आता ही है। ई टू द पावर माइनस टी को तो ये आ जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस टी, और ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और प्लस 2t प्लस 1 टू रूट टी स्क्वायर प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 0। ई टू द पावर माइनस टी को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2t प्लस 1 टू रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करके टी की वैल्यू क्या आएगी देखो, इसको सोल्व करके टी की वैल्यू क्या आएगी, तो 2t प्लस 1 माइनस 2, एलसीएम ले लो 2, और टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा ये ओवर 2 रूट टी स्क्वायर प्लस टी, और ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 0। अब ये जीरो कब होगा, जब ये टर्म जीरो होगी, ये जीरो में ले जाओ बाकी टर्म, तो 2t प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू 0। तो 2t प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0। तो 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1/√2। तो t की वैल्यू तो आ गई भाई 1/√2। t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1/√2। t की वैल्यू 1/√2 पर ये जो डिस्टेंस होगी ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में ये मैक्सिमम होगी। मतलब मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होगा ना। वेक्टर में तुम डायरेक्ट वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तुम्हें जो डिस्टेंस आ रही है इसका मैग्नीट्यूड लेके उसको डिफरेंशिएट करना टाइम के रिस्पेक्ट। तुम डायरेक्ट डी आर बाई डी टी नहीं कर सकते थे। तुम डायरेक्ट डी आर बाई डी टी कर दोगे तो वो डिस्टेंस रही नहीं, वो वेलोसिटी हो गई। इस वजह से हमने पहले मैग्नीट्यूड लिया, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और जीरो की कुल पुट किया, तो टाइम की एक ऐसी वैल्यू आ गई हमारे पास में जहां पे ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम क्यों है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं, पर अपने मैक्सिमम क्यों मान रहे, क्योंकि उसने बोला है कि वो मैक्सिमम है, तो अपने को वो डबल डेरिवेटिव लेके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो टीएम आ गया, तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट हट गए यहां से, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो बी होगा या डी होगा। अब क्या कह रहा है, एंड एट दिस इंस्टेंट, और इसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हमारी डिस्टेंस मैक्सिमम है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर v मेक्स एन एंगल अल्फा विद r द वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब पहले आप वेलोसिटी निकालो, तो r वेक्टर हमारे पास में है टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी, ये है ना हमारे पास में टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी। अब यहां पे वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, डी आर वेक्टर ओवर डी टी, तो डी बाई डी टी टी ई टू द पावर माइनस टी आई कैप प्लस रूट टी ई टू द पावर माइनस टी जे कैप, या ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी। इसका डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, इसको एज इट इज छोड़ दो, तो टी का आ जाएगा 1 आई कैप, रूट टी का आ जाएगा 1/2 रूट टी जे कैप, और इसको एज इट इज लिख दिया प्लस, और अब इसको एज इट इज लिख दिया टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप, और ई टू द पावर माइनस टी का ई टू द पावर माइनस टी, और ये -1, तो आई कैप प्लस 1/2 रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी माइनस टी आई कैप प्लस रूट टी जे कैप ई टू द पावर माइनस टी। आई वाली टर्म को अलग कर लो, तो आई कैप, तो ये है 1 और ये है टी, तो 1 माइनस टी आई कैप, और जे कैप वाली टर्म 1/2 रूट टी माइनस रूट टी जे कैप,
और ये बाहर आ गया e⁻⁻t, ये वेलोसिटी आ गई भाई, दैट इज वेलोसिटी। अब ये क्या कह रहा है कि इस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे डिस्टेंस मैक्सिमम है उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर, आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, वो एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। तो मतलब टी की किस वैल्यू पे, टी इक्वल टू 1/√2 पर, तो टी इक्वल टू 1/√2 पे वेलोसिटी कितनी है, 1 - 1/√2 आई कैप प्लस 1/2, टी की वैल्यू है 1/√2, तो ये है √t, तो इसको अपने कर देंगे √t की जगह आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे 1/2 और 2 की पावर, तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 1/4 माइनस 1/2 की पावर 1/4 जे कैप और e⁻⁻² ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। अब क्या करें कि पोजीशन और वेलोसिटी में अल्फा एंगल है, पोजीशन वेक्टर क्या है, टी आई कैप प्लस √t जे कैप, पोजीशन वेक्टर है टी आई कैप प्लस √t जे कैप e⁻⁻t। तो जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में इस टाइम पर, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 1/√2 आई कैप प्लस √t की जगह, t की जगह 1/√2, तो 1/2 की पावर 1/4 जे कैप e⁻⁻t, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, पहले डॉट प्रोडक्ट देख लो, v.r डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट से क्योंकि अल्फा जो निकलता है कोस अल्फा वो होता है v.r ओवर v का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड, यहीं से निकलेगा अल्फा एंगल। तो v.r, v है ये, r है ये, तो v.r करेंगे तो v.r क्या आएगा, देखो i के साथ में इनर प्रोडक्ट होगा, तो 1 - 1/√2 इंटू 1/√2 है ना, और e⁻⁻t, इसमें भी है इसमें भी है -1/√2, इसमें भी -1/√2 है, इसमें भी -1/√2, तो e⁻⁻2/√2, क्योंकि इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1/2 की पावर 1/4 का इसके साथ में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/4/2 माइनस 1/2 की पावर 1/4 और e⁻⁻2/√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/√2 1/√2 प्लस और 2 की पावर 4, तो 1/2 माइनस 1/√2 है ना, 2 की पावर 1/4 2 की पावर 1/4 और ये बाहर आ गया e⁻⁻2/√2, तो 1/√2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, तो e⁻⁻2/√2, तो ये तो कैंसिल हो गया 1/√2 से 1/2 से 1/2, तो 0, तो v.r आ गया 0, तो कोस अल्फा आ गया 0, तो अल्फा कितना आ जाएगा π/2, अल्फा कितना आ जाएगा π/2। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, जेएनयू का क्वेश्चन है, तो जेएनयू क्वेश्चन लेंथी होते ही हैं, तुम्हें बताई है ना, पहले जेएनयू जो एग्जाम लेती थी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, मतलब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते थे और लेंथी क्वेश्चन आते थे, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन आते थे टोटल 3 घंटे में, 25 ही क्वेश्चन करने होते थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। पर इससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा ना, हमें क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का भी यूज हो गया और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भी यूज होगी, दो चीजें यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लो, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
हो सकता है आईआईटी जैम में इस इतना लेंथी ना आए दोबारा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब इतने लेंथी नहीं आते कि इतने सारी चीजें एक साथ में दे देते हैं, इतना लेंथी बना देते हैं। हाँ, नेट गेट में इतने लेंथी आते हैं, बट जैम में इतने लेंथी नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ना, डॉट प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है और मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन भी यूज हो रही है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1/√2 एंड π/2। चलो देखो भाई, नेक्स्ट। ठीक है। चलो नोट हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की एक दो एप्लीकेशन भी है, वो भी अपने देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से अपने कुछ जियोमेट्रिकल रिजल्ट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपने एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका? ट्राइंगल का, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, वो देखते हैं अपने। फिर अपने बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट की, है ना, 3 वेक्टर के प्रोडक्ट की। हो गया नोट? हाँ,
चलो देखो, नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट। पहली एप्लीकेशन है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो हमारे पास में जैसे ये एक ए बी वेक्टर है और ये ए सी वेक्टर है ना, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और ये हमारे पास में सी बी वेक्टर है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में, इट इज ए ट्राइंगल। इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया होगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी। जो इसकी दो साइड है उनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए बी क्रॉस ए सी। इसे अपने कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे अब ये क्यों लिखा मैंने ए बी क्रॉस, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो ये एक्चुअल में ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है। कैसे, बेस तो ये हो गया और हाइट ये होगी। तो ये जो हाइट है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए बी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ए बी ए सी साइन थीटा है ना, इनका मैग्नीट्यूड ही तो है एरिया। मैग्नीट्यूड लिया मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए बी ए सी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड है, ए बी ए सी साइन थीटा। अब ये जो ए सी ए बी तो बेस हो गया, ये तो हो गया बेस, और ये हाइट है हमारे पास में ट्राइंगल की, ए सी साइन थीटा। क्योंकि ये जो ए सी है इसकी दो कंपोनेंट है, ए सी कोस थीटा ए बी पर प्रोजेक्शन है, और ये ए सी साइन थीटा है, ये ए सी साइन थीटा, ये वाली हाइट, ये ए सी साइन थीटा है भाई, ये हाइट ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ए बी की लेंथ और हाइट है ए सी साइन थीटा, ये ए सी साइन थीटा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब भी दो वेक्टर गिवन हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा गिवन हो और उससे एक ट्राइंगल बन रहा, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो होगा हाफ ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए सी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, एक एप्लीकेशन और है हमारे पास में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, मान लो ये हमारे पास में ए बी वेक्टर है और ये हमारे पास में ए सी वेक्टर। पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा हमारे पास में, मान लो इसके ए बी के सिमिलर वेक्टर एक वेक्टर हमने यहाँ बना दिया और ए सी के सिमिलर वेक्टर एक हमने ये बना दिया, तो इसे अपने कहेंगे पैरेललोग्राम। इसको डी ले लो। तो जो ए बी के पैरेलल वेक्टर है सी डी और ए सी के पैरेलल वेक्टर खींच दिया हमने बी डी, तो ये जो होगा इसे अपने कहेंगे पैरेललोग्राम। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होगा हमारे पास में ए बी क्रॉस, इनकी जो दो साइड वेक्टर है ए बी और ए सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। यहां हाफ नहीं आएगा, बस ट्राइंगल में वो हाफ आ जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाता तो ये दो दो ट्राइंगल ही तो हो गए। यदि ये वेक्टर तुम खींच देते तो ये ट्राइंगल हो जाता, और ट्राइंगल का एरिया होता हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। तो ये एक्चुअल में दो ट्राइंगल ही तो हो गए, तो हाफ नहीं आएगा ए बी क्रॉस ए सी, है ना, बात समझ में आ रही है। ट्राइंगल में था हाफ ए बी क्रॉस ए सी, मतलब ये तुम सी से लेके एक बी वेक्टर बना देते, इसका जस्ट डबल कर दो तो पैरेललोग्राम ही तो हो गया। एक और ट्राइंगल ले लो तो डबल एरिया हो गया ना, तो ए बी क्रॉस ए सी। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा ए बी क्रॉस ए सी। बात समझ में आ रही है।
तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं डायरेक्ट। नोट कर लो इसको। अब अपने बात करते हैं भाई वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अब थ्री वेक्टर, अब अभी तक अपने जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब अपने डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अब इसमें भी हमारे पास में, हाँ हाँ, इसमें भी हमारे पास में देखो क्या है। अब देखो हमारे पास में जैसे मान लो दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे थे, तो टू वेक्टर में हमारे पास में प्रोडक्ट दो टाइप के थे, जैसे ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट थे, एक तो था ए डॉट बी जहां हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और एक था ए क्रॉस बी जहां हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये हमें पता था भाई, ठीक है। अब तीन वेक्टर हमारे पास में मान लो ए बी और सी, तो यहां पे भी प्रोडक्ट कितने टाइप के होंगे हमारे पास में, और कौन कौन से प्रोडक्ट अलाउड होंगे, है ना, कितने टाइप के प्रोडक्ट होंगे? देखो एक तो हमारे पास में हो गया, मान लो हमने पहले कंसीडर कर लिया क्या तीनों का। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वैसे तो एक डॉट होगा एक क्रॉस होगा दोनों के बीच में, तो या तो ये पॉसिबिलिटी ले लो ए डॉट बी डॉट सी, एक तो ये ले लो, एक ये ले लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक ये ले लो ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, मतलब एक डॉट एक क्रॉस, दोनों क्रॉस या दोनों डॉट। अब इनमें से अलाउड कौन कौन से होंगे भाई? तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो तीनों पे डॉट आ जाए, दो डॉट आ जाए, या दोनों क्रॉस आ जाए, या एक डॉट आ जाए एक क्रॉस आ जाए। तीन पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। क्या ये तीनों अलाउड होंगे, या इनमें से कुछ अलाउड होंगे कुछ अलाउड नहीं होंगे, वो हमें देखना है। क्या तीन दोनों डॉट अलाउड होंगे? मान लो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर उसके साथ में किसी और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट देखो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी हमारे पास में तीन वेक्टर हो तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों डॉट आ जाए, या दोनों क्रॉस आ जाए, या एक डॉट एक क्रॉस आ जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से अलाउड कौन कौन सा है? क्या सबसे फर्स्ट वाला अलाउड है? मान लो मैंने बी डॉट सी कर दिया, फर्स्ट वाला देखो, मैंने बी डॉट सी कर दिया, तो बी डॉट सी करने के बाद में तो भाई हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। बी डॉट सी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर और एक वेक्टर का कभी डॉट प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर का ही होगा, है ना, और ए वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर का कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। स्केलर एंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, ये लिख लो।
डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ए डॉट बी डॉट सी इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट वाला तो अलाउड नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया क्यों नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड पहले ये देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या ये अलाउड है या नहीं है, ये बताओ। एक डॉट एक क्रॉस, क्या ये अलाउड है या नहीं। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ए भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट ले सकते हैं, दिस इज अलाउड। इसी को ही अपने कहते हैं, है ना, बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ऑल्सो वेक्टर, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये तो अलाउड है ना। और ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी, फाइनल रिजल्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से इसको कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज द फर्स्ट ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको अपने कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो थर्ड क्वांटिटी है इसको अपने कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको अपने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, है ना। और जो थर्ड क्वांटिटी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये अलाउड है या नहीं है। देखो, बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से इसको कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको अपने बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिस्कस करेंगे। इट इज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो नोट कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो नोट कर लो भाई। समझ में आ रही है बात। चलो भाई नेक्स्ट।
देखो अपने डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो इसको अपने ये लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बी क्रॉस सी वेक्टर क्वांटिटी है तो बी क्रॉस सी को अपने ये लिख देंगे, मान लो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हमारे पास में है लेट्स से बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा वन एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी एंड सी प्लेन, जो जिस प्लेन में बी और सी लाई कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। और थीटा वन इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर। मान लो ये बी वेक्टर है, यहां बना देता हूं, ये मान लो बी वेक्टर है और ये हमारे पास में सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा वन। तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये एन कैप होगी, एन कैप। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो भी वेक्टर आएगा इसको डी वेक्टर मान लो, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा है ना। तो जो बी क्रॉस सी वेक्टर आया इसको मान लिया हमने डी वेक्टर। तो ये डी वेक्टर है, एक्चुअल में क्या है, डी वेक्टर है डी का मैग्नीट्यूड एन कैप, और डी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कोस थीटा वन, सॉरी कोस थीटा वन थोड़ी ना होता है, साइन थीटा वन होता है, ये क्रॉस है ना, साइन थीटा वन, कोस थीटा वन नहीं होता, इट इज साइन थीटा वन। ठीक है, तो डी वेक्टर है हमारे पास में, डी का मैग्नीट्यूड बी सी साइन थीटा वन एन कैप, एन कैप है डी की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये टर्म होगी ए डॉट, इसको लिख देंगे डी, तो ए का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा टू, थीटा टू इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ए वेक्टर, थीटा टू इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ए वेक्टर। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा वन और कोस थीटा टू, ये फाइनल टर्म आएगी। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन होगी इसकी। यदि एंगल के टर्म में अपने बात करें, यदि दोनों एंगल हमें गिवन है, बी और सी का एंगल गिवन है और वो जो वेक्टर एन कैप निकाला उसका ए के साथ में हमें एंगल पता है, इस टाइप से अपने कर सकते हैं। एक डेफिनेशन और भी है, ए डॉट बी क्रॉस सी। हमें बी क्रॉस सी पता है, देखो ए है हमारे पास में ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप मान लिया हमने, और डॉट बी क्रॉस सी हमें पता है कि बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है हमारे पास में क्या होता है, देखो आई कैप और बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री है ना, और प्लस जे कैप, तो जे कैप होता है हमारे पास में बी थ्री सी टू माइनस बी टू सी थ्री बी थ्री सी वन। जे कैप क्या होता है, बी क्रॉस सी देख लो ना, बी क्रॉस सी होता है आई जे के बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो आई कैप होता है बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, जे कैप होता है बी थ्री सी वन माइनस बी वन सी थ्री और प्लस के कैप होता है हमारे पास में बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो ये आ गया हमारे पास में बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आएगा, आई वाली टर्म आई वाली के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ए वन बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री प्लस ए टू
मतलब आई जे के साथ में A1 A2 A3 आ जाएंगे, जहां जहां आई जे के है वहां वहां A1 A2 A3 आ जाएंगे, बस बाकी टर्म सेम ही है। A2 B3 C1 माइनस B1 C3 और A3 B1 C2 माइनस B2 C1। तो इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, डिटर्मिनेंट इसका C1 C2 C3, तो यही होगा A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये इसको ओपन करो, देखो A1 लोगे, A1 को बाहर लोगे तो को फैक्टर इसके B2 C3 B3 C2 B2 C3 C2 B3। ठीक है, और फिर माइनस A2 ले लो या प्लस A2 ले लोगे तो B3 C1 B1 C3, यदि माइनस A2 लोगे तो B1 C3 B3 C1 ये आ जाएगा, प्लस A3 लोगे तुम तो B1 C2 और B2 C1। ठीक है, ये पता है सभी को, ये तो पता ही है ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को फैक्टर माइनर कैसे, ये तो सब पता है ना वेक्टर मैट्रिक्स का। नहीं पता तो अपने जब मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे वहां पे और आ जाएगा डिटेल में, पर थोड़ा बहुत तो आई थिंक आइडिया होगा तुम्हें कि ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने। ठीक है, आइडिया है ना डिटर्मिनेंट का तो थोड़ा बहुत। बताओ भाई, थोड़ा तो आइडिया होगा। हाँ, अब इसमें ये है कि यदि इसमें रो को मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या इसमें कोई चेंज होगा डिटर्मिनेंट में? यदि मैं एक रो से दूसरी रो को रिप्लेस कर दूं क्या डिटर्मिनेंट में कोई चेंज होगा? बताओ, यदि मैं इस रो को यहां ले आऊं, इस रो को ऊपर ले जाऊं, मैं ये कर दूं इसमें कि R1 जो रो है उसको R2 कर दूं और R2 को R1 कर दूं, तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? बताओ भाई, डिटर्मिनेंट यदि तुमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, यदि मैं ऐसा कर दूं B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, यदि ये कर दूं मैं तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नेगेटिव आएगा। नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है, एक रो को दूसरी रो में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो चेंज होता है, नेगेटिव आएगा, और दो बार ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं नेगेटिव आता है, फिर एक रो को मतलब दो बार यही ऑपरेशन कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहां नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ, और मान लो फिर मैंने इंटरचेंज कर दिया, फिर से मैंने मान लो A1 को और C1 को मैंने इसमें इंटरचेंज कर दिया, मैंने R2 को R3 में, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव और आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं B डॉट C क्रॉस A, तो मतलब A डॉट B क्रॉस C को B डॉट C क्रॉस A भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में देखो A डॉट B क्रॉस C, फिर B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A, फिर C डॉट, देखो इसको ऐसे याद रखो तुम, मैं ये याद करने का तरीका बता देता हूं तुम्हें क्या है, बाकी तुम ये देख सकते हो कि जब दो बार इंटरचेंज करते हैं रो को तो वो पॉजिटिव हो जाता है, दो बार यदि इंटरचेंज कर लिया तो, एक बार इंटरचेंज किया नेगेटिव, दूसरी बार किया पॉजिटिव, फिर एक बार और कर लिया नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसमें ये याद रखना तुम, जैसे ए बी सी, तो पहले अपने ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपने, देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन देखो, फिर अपने ने बी का डॉट प्रोडक्ट लिया सी क्रॉस ए के साथ, फिर हमने सी का डॉट प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी के साथ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी ये किसके इक्वल होगा,
बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों इक्वल होंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर अपनों ने बी का डॉट लिया किसके साथ में, सी क्रॉस ए क्रॉस सी नहीं ले सकते, सी क्रॉस ए ही लेना पड़ेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। फिर सी का डॉट प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी के साथ में। यदि तुम इसको ए डॉट सी सी क्रॉस बी बना देते हो तो तुम्हें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा बाहर। यदि तुम इसको बना देते हो बी डॉट ए क्रॉस सी तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। यदि तुम इसको बना देते हो सी डॉट बी क्रॉस ए तो एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि रो इंटरचेंज हो चुकी है, एक रो इंटरचेंज हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो अपने ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस नोटेशन में भी लिख देते हैं इसको। इसका मतलब यही है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब यदि तुमने क्रॉस प्रोडक्ट चेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये तुम्हें याद रखना है, याद रखने का मैंने तरीका बता दिया तुम्हें कि ए डॉट क्लॉकवाइज रोटेशन में वो लेना है, ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ में, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी क्रॉस ए क्रॉस सी नहीं आएगा, सी क्रॉस ए, फिर सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं आएगा, बी क्रॉस ए आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वो ऑर्डर मेंटेन रखना है तुम्हें। ठीक है, और याद रखने का तरीका है कि क्लॉकवाइज रोटेशन लेते जाओ, बस उससे याद रह जाएगा। ठीक है, और ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि रो दो बार इंटरचेंज हो जाती है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। जब ये अपने करते हैं तो रो दो बार इंटरचेंज हो जाती है, तो ये सेम होंगी तीनों क्वांटिटी। ठीक है, तीनों क्वांटिटी सेम होगी। और यदि मैं कहूं कि एक रो दूसरी रो पे डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंडेंट रो है हमारे पास में, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, या हमें मान लो एक वेक्टर गिवन है उससे दूसरा वेक्टर अपने बना सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है दो वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो दो रो है और दोनों आपस में डिपेंडेंट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे मैं ये ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे मान लो ए वेक्टर है हमारे पास में आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है हमारे पास में 3i प्लस 3j प्लस 3k, और सी वेक्टर है हमारे पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इनका निकालो ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए के एलिमेंट 1 1 1, बी के एलिमेंट 3 3 3, सी के एलिमेंट 1 1 2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? देखो 1 6 माइनस 3 माइनस प्लस 1 3 माइनस 3, सॉरी 3 माइनस 6
है ना। देखो पहले 1 लिया तो 6 माइनस 3, फिर 1 लिया तो 3 माइनस 6, प्लस 1 लिया तो 3 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा -3, सॉरी +3 -3 प्लस 0, इट इज 0। तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। मतलब दो रो आपस में यदि डिपेंडेंट है, मतलब इसमें बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों आपस में डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर बनाया जा सकता है। लीनियरली डिपेंडेंट, कोई भी दो वेक्टर यदि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर गिवन 3 वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर यदि लीनियरली डिपेंडेंट है, या तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, मिनिमम दो या तीनों, है ना। यदि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब, क्योंकि जो बी वेक्टर है उसको अपने लिख सकते हैं 3 इंटू ए वेक्टर, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए ना। बी वेक्टर को ए वेक्टर से बनाया जा सकता है, तो मतलब दो रो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होगी। तो इस केस में डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या होता है 0। इसका मतलब यही है कि हमारे पास में जो तीनों वेक्टर होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, इसको अपने कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये जो तीनों वेक्टर होंगे ये एक ही प्लेन में होंगे। यदि ऐसी सिचुएशन आती है, यदि डिटर्मिनेंट 0 आता है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर का 0 आता है, तो इसको अपने कहते हैं दे आर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इनको अपने कह देते हैं कोप्लेनर वेक्टर, है ना। जो तीसरा वेक्टर, जैसे हमने कहा कि बी क्रॉस सी तो एक प्लेन में है, तो जो ए वेक्टर है वो भी उसी प्लेन में है। जैसे हमने कहा कि ये बी क्रॉस सी है, ये बी है, ये सी है, और जो ए वेक्टर होगा इनके एन कैप डायरेक्शन ये है, तो ए वेक्टर भी इसी प्लेन में है। बात समझ में आ रही है। तो तीनों एक ही प्लेन में है, अलग अलग नहीं है, है ना। तीनों एक ही प्लेन में, जिस मान लो ये दोनों जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये थर्ड है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे थोड़ा और बढ़िया से समझा देता हूं इसको। जैसे मान लो देखो ये एक्स वाई जेड है, मान लो ए वेक्टर है हमारे पास में आई प्लस जे कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास में 2i प्लस जे कैप, और सी वेक्टर है हमारे पास में i प्लस के कैप। ये तीन वेक्टर है। तो ए वेक्टर किधर है, ए वेक्टर है ये रहा i प्लस जे कैप, सी वेक्टर है i प्लस के कैप, तो सी वेक्टर तो ये रहा, ये एक्स जेड प्लेन में होगा। सी वेक्टर होगा एक्स जेड प्लेन में, ए वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। तो ये एक प्लेन बन रहा है ना, ए और सी का, ए और सी का एक प्लेन बन रहा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर का एक प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन। थोड़ा इसको विजुलाइज करो, देखो थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूं। इस सी के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये एक प्लेन बन रहा है ना सी और ए का। तो जो बी वेक्टर है 2i प्लस 2j, लिखो इसको 2j, तो 2i प्लस 2j वो इसी प्लेन में है। 2i प्लस 2j कौन सा होगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये बी वेक्टर होगा, दैट इज 2a। तो वो इसी प्लेन में ही तो है, ये जो प्लेन बन रहा है एक ही प्लेन में हो गए ना, तीनों एक ही प्लेन में हो गए, क्योंकि जो b है वो है 2a, तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब यदि कोई भी दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो तीनों कोप्लेनर होंगे, तो तीनों कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे भाई।
वो प्लेन कौन सा है, ये सी ए का प्लेन, तीनों कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट प्लेन हो, यदि कोप्लेनर ना हो तो वो नॉन जीरो आएगा, तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा कभी। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि सी और ए जिस प्लेन में है, बी उसे थोड़ा अलग चला जाए। मान लो सी और ए इस प्लेन में है, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये सी और ए इस प्लेन में है, तो बी वेक्टर इसी प्लेन में नहीं होगा, बी वेक्टर हो सकता है ऐसा हो, तो ये आ जाएगा नॉट कोप्लेनर। ये एंगल बना रहा हूं कुछ, यदि बी ये हो गया तो ये कोप्लेनर, बी ये हो गया कोप्लेनर, बी ये हो गया, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे ना, इस प्लेन में, पर बी थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर डिटर्मिनेंट उनका नॉन जीरो आएगा यहाँ, ए डॉट बी क्रॉस सी नॉन जीरो, नॉट कोप्लेनर में। कोप्लेनर में वो जीरो आएगा, बस इतना याद रखना है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका जीरो आएगा। यदि तीनों एक ही प्लेन में नहीं है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, बस इतना ही तुम्हें याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करो भाई। नोट हो गया ये? देखो यही लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर हमें गिवन है आई माइनस जे माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और सी वेक्टर गिवन है माइनस आई प्लस 4j प्लस mk। वैल्यू ऑफ m, आर कोप्लेनर, वैल्यू ऑफ m, ये कोप्लेनर है तो m की वैल्यू बताओ। ए ऑप्शन है 13/2, बी ऑप्शन है 7/2, सी ऑप्शन है 5/2, और डी ऑप्शन है 11/2। ये बताओ भाई, तीनों कोप्लेनर है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? आई माइनस जे के माइनस 2k, 3i 5j 6k माइनस आई 4j प्लस mk। अच्छे से करो भाई, अच्छे। 6 कैसे आ सकता है, आंसर है ही नहीं 6। 1 - 1 - 1 - 2, अच्छे से करके देखो।
6 कैसे आ सकता है? जल्दीबाजी मत करो। समझ में आ रही बात? मोनिका समझ में आ रही बात? सुशांत, राहुल, ऋषिकेश, नितेश, चांशी, नितिन। हाँ, 13/2 आ जाइए, तुम खुद ही करो भैया, है ना? मैं नहीं करवा रहा ये क्वेश्चन। 13/2 आ जाएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन। देखो इसमें एक एक इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं, है ना, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहां से एक रिजल्ट मिलता है हमें डायरेक्ट। लिखो क्वेश्चन, लिखो तुम, ये तुम खुद ही करोगे, है ना? ऑप्शन ए आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक भी है क्वेश्चन भी है। लेट R1 X1 I कैप Y1 J कैप Z1 K कैप एंड R2 X2 I कैप Y2 J कैप Z2 K कैप एंड R3 X3 I कैप Y3 J कैप Z3 K कैप be the position vector of be the position vector of P1 P2 and P3 point. Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through ये इसकी एप्लीकेशन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पासिंग थ्रू P1 P2 एंड P3 पॉइंट। ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। हाँ ठीक है, इसको लिख लो, क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया मैंने, पर ये लिख लो एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी एक एप्लीकेशन है। मतलब देखो हमें क्या दे दिया इसने, इसने 3 पॉइंट दे दिए P1 P2 P3 और तीनों के पोजीशन वेक्टर दे दिए R1 R2 R3, और ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है। इसने बोल दिया कि तीनों पॉइंट एक, इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में, अलग अलग प्लेन में नहीं। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनाओ इसको, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये मान लो पॉइंट P3 है, और तीनों की अलग अलग पोजीशन है ना, तीनों की अलग अलग पोजीशन है। P1 पॉइंट की ये पोजीशन R1, P2 पॉइंट की ये पोजीशन R2 और P3 पॉइंट की ये पोजीशन R3। पोजीशन वेक्टर तीनों के गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है X1 Y1 Z1, इसके कोऑर्डिनेट है X3 Y3 Z3 और इसके कोऑर्डिनेट है X2 Y2, लिखने की जरूरत नहीं है, X2 Y2 Z2। ये 3 पॉइंट है भाई, है ना, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है और ये R3 वेक्टर। और ये भी कह रहा है ये तीनों एक ही प्लेन से पास कर रहे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे, मान लो ये प्लेन है हमारे पास में, ये एक प्लेन है और ये तीनों के तीनों पॉइंट
इस प्लेन को यदि मैं यहां बनाऊं तो ये तीनों के तीनों पॉइंट इस प्लेन के ऊपर ही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें बतानी है। तो अपने यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इस प्लेन में अपने तीन वेक्टर ले लें। तीन वेक्टर ले सकते हैं। एक वेक्टर P1 से स्टार्ट होगा, एक P2 से स्टार्ट होगा, एक P3 से। मान लो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में मैं तीन वेक्टर ले लेता हूं। ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट मान लो, ये P3 है। तो मैं एक पॉइंट और डिफाइन कर देता हूं, कोई नॉर्मल P पॉइंट XYZ। और ये जो P पॉइंट है ये भी इस प्लेन में ही मान लिया हमने, XYZ। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो मैंने एक और पॉइंट ले लिया, कोई नॉर्मल जनरल, है ना। एक सेकंड रुको। हाँ, कोई जनरल पॉइंट ले लिया, एक सेकंड रुको भी। कोई मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया P। अब मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूं, P1 से P, या P से P1 ले लेता हूं मैं। एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दो, P से P1। एक वेक्टर ये ले लेता हूं P से P2। एक ले लेता हूं P से P3। तीन वेक्टर ले लिए मैंने। देर आर थ्री वेक्टर। तीन वेक्टर ले लिए मैंने, थ्री वेक्टर। कौन कौन से? P1, P2, P3। एक ले लिया P से P1, एक P से P2, P से P3। तो ये तीनों वेक्टर क्या कोप्लेनर है? बताओ। तीनों एक ही प्लेन में है ना, क्योंकि ये सभी पॉइंट एक ही प्लेन में, तो तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे। तो P1 वेक्टर क्या है? P1 वेक्टर है P के कोऑर्डिनेट माइनस P1 के कोऑर्डिनेट, तो x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप। P2 वेक्टर क्या होगा? x माइनस x2 i कैप, y माइनस y2 j कैप, z माइनस z2 k कैप। ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट, इसका जो पोजीशन वेक्टर है P का, वो है ये। मान लो ये P पॉइंट ले लिया हमने, P पॉइंट, और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है R। यहां से इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है R, XYZ। तो दो पॉइंट से एक वेक्टर यदि अपने निकालते हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो ना। ये तो पता ही है ना, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के यदि तुम्हें कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो उन दो पॉइंट से वेक्टर निकाल सकते हैं ना अपने। तो उन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो तो वेक्टर निकल जाएगा ना। तो वही काम कर रहे हैं अपने। P3 x माइनस x3 i कैप, y माइनस y3 j कैप, z माइनस z3। और ये जो तीनों वेक्टर है दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर क्रॉस P3 वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में निकल के आ जाएगा भाई, देखो क्या आ जाएगा। यहां से आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, x माइनस x3 y माइनस y3 z माइनस z3 इक्वल टू। यही हमारे पास में इक्वेशन होगी प्लेन की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन।
यहीं से हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको सोल्व करेंगे, जीरो के इक्वल होगा क्योंकि हमें पता है कोप्लेनर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसको सोल्व करेंगे, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट p1 p2 p3 के कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन होंगे, है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 तुम्हें गिवन होगा। फिर इसको सोल्व करके जीरो के इक्वल पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। यदि 3 पॉइंट है, तीनों एक ही प्लेन में और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, तुम डायरेक्ट यहाँ पुट करो, जीरो के इक्वल पुट करो, डिटर्मिनेंट निकालो, तुम्हारे पास में प्लेन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ जाएगी। प्लेन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। जैसे ये देख लो, एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है P1 है 2 - 1 1, P2 है 3 2 - 1 और P3, यहां से निकालो इक्वेशन ऑफ प्लेन, निकालो -1 3 2, निकालो इक्वेशन ऑफ प्लेन, निकालो क्या आ रही है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सोल्व करो इसको, बताओ आंसर बताओ। 2 - 1 1 3 2 - 1 -1 3 2, पहले नोट कर लो इसको अच्छे से और फिर इसको सोल्व करो। ये आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 3 पॉइंट गिवन है और जो तीनों पॉइंट है वो क्या है हमारे पास में, एक ही प्लेन में है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो अपने कहाँ से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट से। हाँ भाई, इसमें, हाँ सॉरी सॉरी, इसमें मिस्टेक कर दी हमने, एक सेकंड रुको भाई, मिस्टेक कर दी, एक ही पॉइंट से शुरू करना है भाई, ये एक सेकंड रुको रुको रुको, एक ही पॉइंट से शुरू करना है हमें, एक्स इस पी से नहीं कर सकते अपने, ठीक है ठीक है, एक बार रुको, इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी। देखो, इसमें पी से नहीं शुरू कर सकते अपने, पी क्योंकि पी तो अननोन है ना, अननोन से नहीं शुरू करना, नोन से शुरू करना है हमेशा, पी से नहीं शुरू करना, हमें शुरू करना है P1 से कर लो या P2 से कर लो या P3 से कर लो। एक सेकंड रुको, इससे निकलेगा नहीं क्योंकि इससे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अननोन पॉइंट है ना वो। हमें शुरू करना है, देखो, P से नहीं शुरू करना, P1 से शुरू कर लो, या P2 से या P3 से, P1 से कर लो या P2 से कर लो या P3 से कर लो। तीन वेक्टर ले लो, देखो जैसे ये हमारे पास में, दोबारा नोट कर लो भाई, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P पॉइंट ले लिया हमने, तो P1 से स्टार्ट कर लो, P1 से P3, P1 से P, P1 से P2, P से नहीं स्टार्ट करना, P से स्टार्ट कर देंगे वो तीनों अननोन, वो P अननोन है, P से स्टार्ट नहीं करना, P1 से P3, P1 से P, P1 से
पहले ले लिया P1 से P, तो P1 से P वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x1 माइनस एक्स आई कैप, y1 माइनस वाई जे कैप, z1 माइनस जेड के कैप, सॉरी x माइनस x1, p के कोऑर्डिनेट माइनस p1 के कोऑर्डिनेट, तो x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, ये आएगा भाई। और p1 फिर p2, तो p2 के कोऑर्डिनेट माइनस p1 के कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के। p से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि वो अननोन वेक्टर है। p1 p3, p3 के कोऑर्डिनेट p1 के कोऑर्डिनेट, x3 माइनस x1 आई कैप, y3 माइनस y1 जे कैप, z3 माइनस z1 के कैप, ये लिखो भाई सही। p2 से भी कर सकते हो तुम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में p1 p डॉट p1 p2 क्रॉस p1 p3 इक्वल टू 0, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ये आएगा भाई सही। ये करो, ठीक है। उसको दोबारा रब कर दो पूरा। p से नहीं स्टार्ट करते क्योंकि p अननोन पॉइंट है, या तो p1 से कर लो या p3 से कर लो या p2 से कर लो, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने p1 से कर लिया, तो p1 p, p1 p2 p1 p3, मतलब ये तीनों वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, p से नहीं कर सकते। वैसे यदि p से अपने करते आंसर, चलो आंसर निकालते हैं एक बार, आंसर से पता लगेगा। वैसे p से अपने करते हो तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। चलो एक बार इससे करो, ये तरीका तुम याद रखना। देखो x माइनस x1 है 2, और y माइनस y1 है -1, तो +1 हो जाएगा, z माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 3, और -1 -1 -2, -1 3 -4 3 -2 1, 2 -1 3 -1। इसको सोल्व करो तो आएगा x माइनस 2, तो ये आएगा 9 माइनस माइनस +2, और माइनस वाई प्लस 1 3 माइनस 6 4 दूनी 8 प्लस z माइनस 1, और 1 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 11 माइनस वाई प्लस 1 3 माइनस 8 -5, तो +5, z माइनस 1 13 इक्वल टू 0, तो 11x माइनस 22 प्लस 5y प्लस 5 13z माइनस 13 इक्वल टू 0, तो 11x प्लस 5y प्लस 13z, और -22 और +5 -13, 22 और 13 35, तो -30 इक्वल टू 0।
तो 11x प्लस 5y प्लस 13z इक्वल टू 30। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ये इक्वेशन होगी प्लेन की। 11x प्लस 5y प्लस 13z इक्वल टू 30, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर। हाँ, देखो बस इसमें क्या लिया, पॉइंट्स रख दो ना, x1 x2 x3। x1 x2 x3 क्या है, सॉरी x1 y1 z1 है p1 पॉइंट, x2 y2 z2 है p2 पॉइंट। कोऑर्डिनेट पुट कर दो ना, x माइनस x1 की जगह 2 पुट कर दिया, y माइनस y1 की जगह माइनस पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया y प्लस 1। z माइनस z1 है 1, z माइनस z1। जो सेकंड रो है x2 माइनस x1, x2 कौन सा है 3, x1 कौन सा है 1, तो 3 माइनस 2 1। थर्ड रो में देखो x3 माइनस x1, थर्ड रो में ये किया ना, इसके कोऑर्डिनेट में से ये माइनस कर दिया, -1 -2। एक सेकेंड, x3 माइनस x1 किया ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या हमने, p1 p3, ये -3 आना चाहिए ना यहाँ पे, p3 -1 और -2, -3 आएगा ये। एक सेकेंड को, हाँ ये -1 ही था ना पॉइंट। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर लो, उल्टा कर दिया भाई ये, दोबारा करो इसको, गड़बड़ कर दी यहाँ पे। p1 का माइनस होगा ना, -1 -2 -3, 3 ये आ जाएगा 4, और 2 -1 ये आ जाएगा 1। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये माइनस किया, ये माइनस किया, और पहले हमने कर लिया था p2 p3। चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो। x-1 x-2 सॉरी x-2 3 प्लस 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस y प्लस 1 1 और -6, है ना। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना। z-1 तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 11x -22 -5, तो प्लस 5y प्लस 5, 13z -13, आंसर वही आ रहा है भाई 0। 11x प्लस 5y प्लस 13z इक्वल टू 30, आंसर वही आ रहा है। हाँ, आंसर सही है। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया था, ठीक है उससे भी आ जाएगा, हमने उसमें क्या कर दिया था, रूल तुम यही लगाना, जैसे P1 से P वेक्टर लिया हमने, फिर P1 से P2 लिया, फिर P2 से P3 ले लिया था हमने। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा, पर तुम रूल यही फॉलो करना। ठीक है, उससे भी आ रहा है, सही आंसर आ रहा है उससे भी। हाँ, बट तीनों यदि तुम P से स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो देखो
रूल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो यही कहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मेन रूल होता है वो यही कहता है। अब इसमें क्योंकि वो जीरो है ना, तो तुम इंटरचेंज कर दो वेक्टर को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जीरो है डिटर्मिनेंट, उस वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल तो यही है कि तीनों एक ही पॉइंट से, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ए बी सी तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो रूल वही फॉलो करोगे तुम। ठीक है, यदि कोप्लेनर है तो वो जीरो हो जाता है। तो तुम्हें यही रूल फॉलो करना है, तुम यही फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, या तो P1 पॉइंट से स्टार्ट कर लो, या P2 से कर लो, या P3 से कर लो, तो फिर वो सभी वेक्टर एक ही पॉइंट से आएंगे। क्योंकि जब अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये अपने एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है। हम्म, चलो भाई, बाकी कल करेंगे अपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके क्वेश्चन और करेंगे अपने। पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर दूंगा मैं, कल नहीं होगी नेक्स्ट क्लास, बाकी शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, जब भी होगी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर देंगे। क्लियर। ठीक है भाई, चलो, नोट हो गया सभी का? नोट कर लिया ना? हाँ भाई, पूरा करेंगे भाई, टेंशन मत लो, पूरा करेंगे। एक साल है हमारे पास में, तो आराम से पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टाइम बढ़ा देंगे भैया ना, दिन बढ़ा देंगे। अभी तो जैसे 3 दिन है, तो आगे टाइम बढ़ा देंगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।